नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में, जहां पर हम बात करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के बारे में। सबसे पहले आपको प्राइस का आउटलुक बताएंगे कि नया साल 2024 में किस तरह का प्राइस आउटलुक है, और साथ ही डिमांड की भी बात करेंगे। क्या ऊंचे भाव से मांग पर असर हो रहा है? क्योंकि जो रिपोर्ट कह रही है उसके हिसाब से जब से बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है, उस समय से ज्वेलरी की डिमांड, गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड करीब करीब 25% तक कम हो गई है। लेकिन जो ज्वेलर्स है वो ऑल्टरनेटिव्स भी देख रहे हैं, उनके पास और भी ऑप्शंस है। स्टडेड ज्वेलरी का या कम कैरेट वाले जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसकी डिमांड बढ़ी है। ऐसे में वो अपने मार्जिन को कैसे बनाए रख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन प्राइस अहम होगा, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान भी हैं। आईसीसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट सैफ मुकद्दम हैं, डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स से, और अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट है पेज 360 से। सबसे पहले अमित जी, आपसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल 2024 में गोल्ड की दिख रही है? किस तरह से फंडामेंटल्स पैन आउट हो रहे हैं? क्योंकि फेड की जो लास्ट कमेंट्री थी, फेड की जो मिनट्स भी जो आए हैं दिसंबर की बैठक से, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में ब्याज दरों में कटौती तो होगी, लेकिन जो टाइमलाइन है उसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। और हाल के रिसेंट के जो भी लेबर मार्केट के जो डेटा है यूएस से, वो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है? क्या मार्च में ब्याज दरें घटेंगी या फिर मई तक इंतजार करना पड़ेगा? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्च में जो है ब्याज की दरें घटने की संभावना मुझको थोड़ी कम प्रतीत होती है। मुझे लगता है कि मई में जो है ब्याज की दर घटने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं मार्च में जो प्रोबेबिलिटी है, मैं ये मान के चलूँगा कि लेस देन 5% है। और मई की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी मोर देन 75, मोर देन 80% है। ये तो बात हुई ब्याज की दरों की। अब जहां तक गोल्ड का सवाल है, मैं गोल्ड पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं, मैं बहुत ज्यादा तेजी में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम साल के एंड तक की बात करें तो गोल्ड डॉलर टर्म्स में $2400 का भाव मुझको होना बहुत ही ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। मुझे इसमें कोई ज्यादा संदेह नहीं है कि गोल्ड जो है कभी भी एक टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन अब बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आप यकीन माने, इसमें ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अब 3.5 साल की हो गई है। पहली मर्तबा हम 2070 पे जो है अगस्त 2020 में आए थे, और अब उस बात को 3.5 साल होने वाले हैं, और हम अभी भी जो है उस हमारा जो गोल्ड का जो भाव है उससे $20-25 कम है। तो इतनी लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये टेक ऑफ कभी भी हो सकता है, ये ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। मिनिमम $2400 पर आउंस का भाव मुझको इस साल के एंड से पहले दिखता है, और ये भी मेरे हिसाब से केवल एक शुरुआत होगी, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। तो इसलिए आने वाले समय में हमें इससे भी बहुत ज्यादा भाव देखने को मिलेंगे। आपने जो बात कही, ज्वेलर्स के यहाँ जो डिमांड है, ये बात सही है कि गोल्ड जब भी बढ़ेगा तो एक बार के लिए डिमांड कम हो जाती है, मगर फिर क्या होता है कि जैसे जैसे लोग समझ लेते हैं कि ये भाव अब टिकने वाला है, ये भाव से बहुत ज्यादा मंदी नहीं आने वाली है, तो वो डिमांड वापस आ जाती है। मगर गोल्ड के जो बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण बनेगा 2024 में, वो ज्वेलर्स के यहाँ जो डिमांड है, जो एक आम जनता की डिमांड है, वो नहीं होगा। यानी हेजिंग के लिए भी लोगों की डिमांड यहां पर बढ़ने वाली है, और दाम तो इस साल के अंत तक बढ़ेंगे ही। कॉमिक्स पर आपको लग रहा है कि $2400 तक सोना साल अंत तक जा सकता है, और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद बड़ी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं। हमारे साथ सैफ भी हैं। सैफ, आपकी रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें आपके तमाम फंडामेंटल्स ऐसे थे जो तेजी की ओर इशारा कर रहे थे। सैफ, क्या लग रहा है 2024 आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड का? क्या पिछले साल जिस तरह से घरेलू बाजार में करीब 15% की तेजी दिखी, वही तेजी इस साल भी देखने को मिलेगी या उससे भी ज्यादा? जी, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये साल हम देख रहे हैं कि गोल्ड का भाव 70,000 तक जा सकता है एमसीएक्स पे। इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहला रीज़न है कि डॉलर का गिरना, और डॉलर लगता है कि और वो नीचे जा सकता है और वीकनेस उसमें दिख सकती है। दूसरा है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो कम होते हुए दिखाई दे रही है।
ये साल में 2024 में डॉलर इंडेक्स और में वीकनेस और यूएस ट्रेजरी नीचे आने के रीज़न ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस साल रेट कट करेगा। यूएस फेडरल रिजर्व ने पीछे अपने दिसंबर मीटिंग में ये कहा था कि करीबन 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिखाई दे सकता है, उन्होंने सिग्नल दिया था। बट मार्केट उसी चीज़ को प्राइस कर रहा है कि वो 150 बेसिस पॉइंट तक कट हो सकता है, मतलब 5.5% से वो 4% तक आ सकता है। तो इस तरह से अगर एग्रेसिव रेट कट होता है तो डॉलर इंडेक्स पे और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स पे काफ़ी दबाव पड़ सकता है और ये एक सपोर्टिव हो सकता है। हुआ ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न है, हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी जगहों पे है। जिस तरह हम देखें, हमास इजराइल का वॉर है, यूक्रेन रशिया का वॉर है, हouthi यमन वो साइड पे रेड सी पे जो अटैक्स हो रहे शिप पे, तो ये काफ़ी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स मिडल ईस्ट में बढ़ते हुए दिख रही है। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है। तो इस वक्त पे गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी बोल के बाय किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा। तीसरा रीज़न ये है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग काफ़ी दिखाई दी गई है। काफ़ी साल से अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक्स बाई कर रहा है। ये साल अभी तक 800 टन का गोल्ड बाय हो चुका है सेंट्रल बैंक से, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के हिसाब से, विच इज़ लाइक 14% ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो अगर इसी तरह हम देख रहे हैं कि इसी तरह सेंट्रल बैंक्स की बाइंग रहेगी टू डाइवर्सिफाई देयर रिजर्व्स, जिसे हम कहते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये डिमांड रहेगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड रहेगा बिकॉज ऑफ द हेजिंग पर्सपेक्टिव। तो ये सारे रीजन की वजह से हमें लगता है कि गोल्ड ये साल 70,000 जा सकता है एमसीएक्स पे। ओके, हमने एक पोल भी किया था जिसमें ज़्यादातर जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने ज्वेलर्स थे देश के और जितने ब्रोकर्स थे, उनका भी यही मानना था कि 65 से 70 के बीच में गोल्ड इस साल रह सकता है। और आपकी भी रिपोर्ट कह रही है। और जो अहम ट्रिगर्स जैसा सैफ कह रहे थे या अमित जी कह रहे हैं, जो एक तो फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में कटौती होगी वो, दूसरा सबसे अहम ट्रिगर है सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग लगातार बढ़ रही है। और इस बार जो रिपोर्ट मेटल फोकस से बात हो रही थी सैफ, वो भी यही कह रहे थे, चिराग कह रहे थे कि करीब करीब 1,000 टन के आसपास की बाइंग हो सकती है 2024 में भी। तो ये एक काफी मजबूत ट्रिगर है जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे। और जियोपॉलिटिकल तनाव तो है ही, ग्रोथ को लेकर अनसर्टेनिटी है ही, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है गोल्ड को ड्राइव करेंगे। अमित जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, आपने कॉमेक्स पर गोल्ड का जो टारगेट दिया है $2,400 का, घरेलू बाजार में अगर रुपए के फैक्टर्स को हम कांस्टेंट इसी के आसपास अगर माने तो क्या लग रहा है? 70,000 ये कह रहे हैं सैफ की, 70,000 जा सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है इनकी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है घरेलू बाजार में क्या होगा सोने का भाव रुपए टर्म में? देखिए, मेरा मानना जो है ये है कि $2,400 एक बहुत ही अचीवेबल रेट है। और अगर $2,400 कॉमेक्स पे जाता है तो वो यहाँ से तकरीबन 16-17% की तेजी होएगी। और अभी भाव जो है एमसीएक्स में 62,500 के करीब चल रहा है। तो आप ये मान के चलें कि मुझे 72 से लेके 73,000 का भाव मुझको बहुत आसानी से दिखता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे डॉलर आईएनआर में अब बहुत लंबी कंसोलिडेशन हो चुकी है 1.5 साल की, जब ये 81 और 83.5 के बीच में रहा है। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस साल के अंत से पहले पहले डॉलर आईएनआर जो है वो 85 का भाव जो है आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत लंबी कंसोलिडेशन हो चुकी है। तो डॉलर टर्म्स में मुझे जो है यहाँ से कोई 16-17% की तेजी दिखती है। और अगर डॉलर आईएनआर भी यहाँ से तकरीबन कोई 2% अगर वो बढ़ता है तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 18 से लेके 20% की तेजी हमें एमसीएक्स में दिख सकती है, जो कि सीधे सीधे भाव को जो है वो 74,000 के रेंज में ले जाएगी। और ये मेरा सिर्फ एक, मेरे हिसाब से ये बुल रन की शुरुआत होगी। और बुल रन जो है ये अभी कई साल तक चलने वाला है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से रुपए की कमजोरी अगर बढ़ेगी तो वो रुपए टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो भाव यहाँ पर ज्यादा दिखेंगे, तो उसका भी यहाँ पर असर होगा। और कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो सप्लाई की भी चिंता है और जो माइनिंग कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस कॉस्ट को भी अगर फैक्टर इन आप करेंगे तो दाम ऊपर की तरफ जाएंगे। आनंद जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं जो रिसर्च करते हैं, इतना डीपली इनको लग रहा है कि दाम आगे बढ़ रहे हैं। अब डिमांड की साइड की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंट की रिपोर्ट है कि 63,000 के जाने के बाद जो अभी के जो डेटा सर्वे किए गए हैं उसमें कि 25% डिमांड कम हो गई है। आपके जितने भी स्टोर्स हैं वहां से किस तरह की रिपोर्ट है? क्या मांग ऊंचे भाव की वजह से कम हुआ है क्या? नहीं, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप बुलाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कल मेरी एक बहुत बड़े एनालिस्ट से बात हो रही थी,
तो सोना का जो घरेलू मांग है वो कम हुआ है, लेकिन खुशी इस बात का है कि डायमंड का सेल बढ़ गया है। तो मेरे से सवाल किए कि आखिर डायमंड कैसे बढ़ गया, जब सोना का भाव कम होने पर भी सोना का बिक्री घरेलू बाजार में कम है और डायमंड का सेल बढ़ गया है। तो हमारा जो एनालिसिस है, जो हम लोगों के जितने भी कॉरपोरेट हाउस के चेयरमैन हैं, मेरा उनके साथ उठना बैठना है, तो सबका एक ही मोटो है कि ज्वेलरी के अंदर में कि जब तक हम लोग डायमंड ज्वेलरी को, पोल्की ज्वेलरी को, कुंदन ज्वेलरी को, जराव ज्वेलरी को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं प्रमोट करेंगे, तो मेरा जो लागत है, जो मेरा खर्च आ रहा है शोरूम के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, इतना बड़ा रेंट के अंदर, तो ये उससे ही पूरा होगा। और अभी हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है ना, कि यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ का बायर है, चाहे तो एकदम बिग साइज़ का बायर है। ये बीच वाला जो बाइंग था ना, 10 लाख से 25 लाख वाला जो बाइंग है, वो अभी हिंदुस्तान में दिखाई कहीं भी नहीं पड़ रहा है। चाहे बड़ा सिटी हो, चाहे स्मॉल सिटी हो, चाहे 3 टियर 4 टियर तक में जो है, 4 टियर का भी बात आपको हम बता रहे हैं कि 4 टियर में भी चाहे तो 5 लाख रुपए का वेडिंग ज्वेलरी लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और नहीं तो सीधे 50 लाख से 2 करोड़ का वो कह रहे जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कह सकते हैं, उन लोगों की खरीदारी कम हो रही है, नीचे के लेवल या हायर क्लास की बाइंग ज्यादा हो रही है। आपने हायर लेवल के कारण से जो जराव का ज्वेलरी है, डायमंड का ज्वेलरी है, अभी जो सूरत में जो अभी रिसेंटली जो ओपन हुआ है, वहाँ पे सूरत में डायमंड ब्रोसर 85% वर्ल्ड से डायमंड जो है 202 कंट्री पूरे वर्ल्ड में है, मात्र 2 कंट्री से 40% डायमंड हम लोग को एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है इंडिया में। और वो डायमंड सूरत जाता है और सूरत में जाके 85% पॉलिश होके पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो और इंपोर्ट ड्यूटी घटने के कारण से प्रोत्साहित किया गया है इसको बढ़ाने का इसमें। और वो लोग जो जर्मनी में, जो चाइना में अपना फैक्ट्री लगाए हुए थे, हांगकांग वाले, अभी हम उनके माल मंगाते थे जो हम हांगकांग से, वो खुद फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो अपना पूरा सेटअप ला रहे हैं गुजरात में। तो जो प्रोडक्ट का फिनिशिंग चाइना में मिल रहा था, वो फिनिशिंग उनको सूरत में मिलेगा, कॉस्ट उससे घटेगा, तो डायमंड का सेल अपने आप बढ़ेगा। और डायमंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जो अपर मिडिल क्लास है, वो डायमंड लेने वाले जो भी लोग हैं, वो डायमंड के जैसा चमकता हुआ लोग हैं, और उनको चाहिए ही वही चीज़, अभी पहनने का ज्वेलरी वही है। और जो गोल्ड बार और गोल्ड का जो दाम का ऊपर नीचे जो दिख रहा है ना, ये आम आदमी से अब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। गोल्ड का रेट जो है, ये ग्लोबल जो सब जगह जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण अपना अपना कंट्री को सुरक्षा को, अपना पैसा का सुरक्षा के लिए लोग सोना, रिजर्व बैंक लोग खरीद रहा है, या बिल्कुल सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो रही है, और जो ग्लोबल फंड्स की बाइंग हो रही है। आम आदमी गोल्ड से अब धीरे धीरे पहनने का ज्वेलरी, अब आज के समय में 2 ही ज्वेलरी पहनने का रह गया है, वो डायमंड ज्वेलरी। जो यंग जनरेशन हमारे देश में 18 साल से 35 साल का युवा जो है 40% है, और वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक हमारे पूरा मुहिम चला रहा है, स्वर्ण वृक्ष योजना, उसमें मीटिंग हो रहा है, बायर उसमें मीटिंग कर रहा है इन मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, कि आप 5,000 से लेके लाख रुपए तक का प्रोडक्ट बनाइए, और उस प्रोडक्ट को एकदम ट्रेंडी स्टाइल में बनाइए, पिंक गोल्ड में, पिंक सिल्वर में, पिंक वाइट सिल्वर में, वाइट गोल्ड में। ये ज्वेलरी जो है ना सबसे ज्यादा हिट करेगा। यानी जो जेनजी है, जेनजेड जिनको कहते हैं, वो उन जनरेशंस को, जो नए जनरेशन जो व्हाइट गुड्स की तरफ जा रहे हैं, वो वापस से इस गुड्स की तरफ आए। वो अगर 5,000 से लाख रुपया के बीच का अगर कुछ भी लेना रहेगा, विंडो शॉपिंग उसको बोलते हैं, तो उसका मार्केट 2 ही जगह दिखाई पड़ रहा है उसको, जहां पर से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। वो क्लॉथ मार्केट है, वो मार्केट जो है सो के गजेट मार्केट है। अगर कुछ भी उसको अपने दोस्त को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को गिफ्ट देना रहेगा, वो अगर 40%, मतलब करीब 35 करोड़ आदमी बोलते हैं उसको, अगर 35 करोड़ में से 20% भी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ मुखातिब हो गए 5,000 से 1 लाख का MRP बनाने के बाद, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक बूम आ जाएगा। और ये आएगा 100%। आप डायमंड की बात कर रहे थे, तो लैब डायमंड का पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और क्या लग रहा है किस तरह की ग्रोथ दिख रही है कि पैरेलली दोनों इंडस्ट्री चलेंगी, नेचुरल भी, लैब भी, या लैब आउट परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है? लैब का जो कस्टमर है और नेचुरल का जो कस्टमर है, एकदम दोनों अलग प्लेटफॉर्म का है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी सोना के अंदर में जो वेडिंग ज्वेलरी 5 लाख वाला जो कस्टमर है, उसका अलग प्लेटफॉर्म है, और जो 50 लाख से 2 करोड़ वाला है, उसका एकदम अलग प्लेटफॉर्म है। वो 50 लाख से 2 करोड़ का जो ज्वेलरी ले रहा है, उसमें उसको वो पीला सोना का भी ज्वेलरी चाहिए, एक एंटीक भी चाहिए, एक कुंदन भी चाहिए, एक डायमंड भी चाहिए, एक जराऊ भी चाहिए। लेकिन जो 5 लाख वाला सेगमेंट है, उसको सिर्फ पीला वाला में 5 लाख में उसको पूरा ज्वेलरी चाहिए।
ओके। तो जो 50 लाख से 2 करोड़ वाले जो ग्राहक है उसमें डायमंड का सेल बढ़ा है, और उसमें जो लैब ग्राउंड वाले हैं जो है ना वो 5 लाख वाले श्रेणी में। ओके। लैब ग्राउंड वाले जितने भी कस्टमर है वो लैब ग्राउंड लेंगे। जो 5 लाख वाला सेगमेंट है, जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, जो अपर मिडिल क्लास और रिच सेगमेंट है, वो आज भी नेचुरल की तरफ ही उनका मुखातिब है। उनके लिए पैसा महत्व नहीं रखता है, उनको अपना इमेज महत्व रखता है। उनको नेचुरल पहनने से, और नेचुरल का सबसे बड़ा खूबी यही है कि नेचुरल पहनने वाले लोग को रीसेल वैल्यू का बहुत बिल्कुल, मायने यहाँ पे रखता है। रीसेल वैल्यू भी उस तरह की नहीं है, तो ये उस भी एक तरह से अहम नहीं फैक्टर होने है। के कारण से अभी देख लीजिए ना, अमेरिका में जो आज से 5 साल पहले ये तो लैब ग्राउंड तो 10 साल से मार्केट में है। पता तो हम लोग को 17 के 2014 बाद से, पता चला हाँ, है। 2014 और से। 23 में इसका काउंसिल अलग बनने के बाद जो काउंसिल के अध्यक्ष है शशिकांत जी, वो बताया कि आनंद जी अमूल दूध तो आप पी ही रहे थे, लेकिन अमूल दूध के अंदर क्या क्या था वो आपको नहीं पता था। तो अंतर भी रेट का हम देखे हैं क्या, कि जो नेचुरल डायमंड का रेट था और लैब ग्राउंड का रेट था, मात्र 20% का अंतर था 17 के पहले। अभी इतना बड़ा गैप हो गया है ना कि 100 रुपया का चीज अगर नेचुरल का है तो 1 रुपया का चीज हो गया है लैब ग्राउंड का। ये बॉटम प्राइस है, इससे नीचे लैब ग्राउंड जाएगा नहीं। अब एक नया ट्रेंड ही चालू हुआ है, हम लोग सेल कर रहे हैं। मेरा 250 रिटेलर के साथ बिजनेस है, पूरे बिहार के अंदर में 250 रिटेलर को हम माल दे रहे हैं, और वहाँ पे लैब ग्राउंड लेके गए हैं लोग, हाथों हाथ उसको लिए हैं। और लेने के बाद वो लोग भी जो एक जिसका डिजायर इसको बोलते हैं, डायमंड पहनना एक डिजायर है। जो आदमी 5 लाख रुपया 10 लाख का डायमंड 1 कैरेट का नहीं पहन सकता था, उसको 1 लाख में तो हम पहना ही सकते हैं ना, और रीसेल वैल्यू के साथ भी पहना रहे हैं। तो रीसेल वैल्यू मिलने से डायमंड सेक्टर में ये बूम आया है और ये आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और जीजेईपीसी के मैं शो में भी गया था, वहाँ के चेयरमैन विपुल शाह से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि 2023 डायमंड मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है, कि 2024 से काफी उम्मीदें हैं। उनको लग रहा है कि 10 से 15% की ग्रोथ इस मार्केट में दिखेगी। चलिए वापस से अब चांदी की ओर लौटते हैं, क्योंकि चांदी को लेकर इस बार काफी उम्मीदें हैं। हमने जो पोल किया था नए साल को लेकर, उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे थे, उनको लग रहा है कि चांदी इस बार 90,000 रुपए भी क्रॉस कर सकती है। सैफ, आपसे शुरुआत करते हैं चांदी को लेकर। चांदी की रिपोर्ट आप जितने भी फंडामेंटल से, हालांकि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसी चीज़ें जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड है जो 8 से 10% तक इस साल बढ़ने का अनुमान है, डेफिसिट तो है ही। इन सब का फायदा क्या चांदी को मिलेगा? इस बार गोल्ड से बेहतर रिटर्न की उम्मीद करें, क्योंकि पिछला साल गोल्ड के मुकाबले चांदी का परफॉर्मेंस थोड़ा धीमा रहा था, 7-8% रिटर्न मिला, गोल्ड में 15% मिला। क्या उम्मीद करें 2024 में चांदी से? देखिए, ये साल चांदी हमारे तरफ से टारगेट है 85,000 का। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चांदी ये साल 85,000 जाएगा। उसके पीछे भी काफ़ी कुछ रीजंस है, जैसे आपने पहले ही कहा, मेजर रीज़न इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो इस साल 8% के करीबन एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो होगा। दूसरा ये है कि दिस वुड बी थर्ड मार्केट, ये डेफिसिट रहेगा, तीसरा साल होगा जहाँ पे मार्केट डेफिसिट में होगा। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, सो डेफिसिट में रहने के चांसेस है ये तीसरे साल का। दूसरा वीकनेस इन डॉलर है, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स या अक्रॉस द ग्लोब के जो यील्ड्स है वो कम हो जाएंगे, बिकॉज मेजर सेंट्रल बैंक्स एक्सपेक्ट है कि वो इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करेंगे। सो ये भी फैक्टर है जो सिल्वर को सपोर्ट करता है। बट सबसे ज़्यादा क्या है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अगर हम देखें तो सोलार पैनल्स में, फोटोवोल्टिक सेल्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, 15% के इंक्रीज से बढ़ रहा है। तो ये डिमांड ऐसा लग रहा है कि चलते समय में भी तेज़ रहेगा, बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं सोलार के। और रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स है आपके, पावर ग्रिड्स में यूज, तो ये सारी चीज़ों में 5G टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे बढ़ रहा है, तो इन सारे जगहों पे सिल्वर का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये 85,000 तक आ सकता है। ओके, नए साल में 2024 में आपका टारगेट 85,000 रुपए। अमित जी, 85,000 रुपए आईसीसी सिक्योरिटीज की तरफ से टारगेट दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं चांदी में जो चांदी की कीमतों को इस लेवल तक ले जा सकते हैं? जी, विश्वमोहन जी, मैं भी चांदी में बुलिश हूँ, मगर मैंने ये हमेशा मेंटेन किया है पिछले कुछ महीनों में कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो मुझे आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बजाय कि घटने के। तो आपको ध्यान होगा गोल्ड सिल्वर रेशियो कोई तकरीबन 81 के करीब चलता था, और उस टाइम हमने कहा था कि ये 100 के ऊपर जाएगा। अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो कोई 88 के करीब है, ऑलरेडी तकरीबन 10% का उसमें इजाफा हुआ है पिछले कुछ महीनों में। और मेरा ऐसा मानना है कि ये और बढ़ेगा, और उसकी वजह बहुत साफ है। मैं क्यों चांदी में कम बुलिश हूं और गोल्ड में ज्यादा बुलिश हूं।
आने वाले समय में मुझको पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिसेशन जो है मुझे आने की संभावनाएं दिख रही हैं। और अगर ये रिसेशन आता है तो गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो है वो काफी बढ़ेगी। और जबकि चांदी में जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होती है। चांदी में जैसा कि बोला जा रहा है कि चांदी में काफी जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो आने वाले समय में अगर ये स्लो डाउन और रिसेशन अगर आता है जो कि जिसकी कि मुझे बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो बढ़ेगा। अगर गोल्ड इस साल के आखिर तक अगर $74,000 ₹74,000 अगर एमसीएक्स का भाव बनता है, तो मेरा ये मानना है कि चांदी शायद जो है वो तकरीबन कोई 12-13% से ज्यादा शायद ना बढ़ पाए। और अभी भाव चल रहा है इसका 72,500 का, तो 12% अगर आप जोड़ लें तो मेरे हिसाब से जो भाव बनेगा वो इस साल में तकरीबन कोई 81-82,000 के ऊपर जा पाना थोड़ा शायद मुश्किल रहेगा चांदी के लिए। आपको लग रहा है कि चांदी में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी, गोल्ड सिल्वर रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो तेजी थोड़ी कम यहाँ पर दिख सकती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ गोल्ड सिल्वर रेशियो जा भी रहा है, यानी गोल्ड ही यहाँ पर फिर से बेहतर होता दिख रहा है। चांदी को लेकर छोटा व्यू आपका जानना चाहेंगे, वक्त कम है आनंद जी। चांदी में बताइए क्या लग रहा है, चांदी की डिमांड किस तरह की है आपके स्टोर्स में? चांदी को लोग लाइट में ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट इस साल का बारे में बता रहे हैं कि वर्ल्ड का जितना भी प्लैटिनम ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी थी, सब चांदी के अंदर में मेटल चेंज करके सब चांदी का ज्वेलरी, इंपोर्टेड ज्वेलरी बना के इंडिया में भेज रहा है और पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में। ओके। और स्टोर के अंदर जहां चांदी को बर्तन में सिर्फ जगह मिला था, आज बर्तन को साइड करके लोग ज्वेलरी लगा रहे हैं। और जो बीच का जो गैप बता रहे हैं ना, हम आपको 18 से 35 साल का जो युवा, जो 20 करोड़ आदमी घुसेंगे ना, तो ये पूरा ज्वेलरी मार्केट को ये बूम होगा चांदी में ही। ओके। ये डायमंड में सीवीडी और जो ज्वेलरी चांदी का जो इंपोर्टेड ज्वेलरी है, इसका बूम देखिएगा। और सेल मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इस साल उससे वो आएगा चांदी और डायमंड के अंदर। ओके, यानी चांदी को लेकर भी अलग, हालांकि अलग अलग राय है, लेकिन इतना तो तय है कि गोल्ड हो या सिल्वर, दोनों में इस साल तेजी दिखेगी और डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद दोनों ही काउंटर से की जा रही है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यही मानकर चल रहे हैं। शुक्रिया सैफ आपका, आनंद जी आपका और साथ ही अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी विशेष को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।